बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। हजारा कबीला दहशतगर्दों के निशाने पर, एक बार फिर फौज का मुतालबा, 90 लाशें, इंतखाबात रुकवाने की आखिरी साजिश। पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में होने वाले जिरगे पर खुदकुश हमला, निगरान हुकूमतों के लिए अमन अमान कायम रखना बड़ा चैलेंज होगा। कोयटा के बाद पेशावर में भी दहशतगर्दी, नाकामी खुफिया इदारों की या पुलिस निजाम ही बैठ चुका है। हालिया बदअमनी की लहर बता रही है कि हुकूमत से अलहदगी MQM का दुरुस्त फैसला है, लेकिन अवाम को तो हिसाब 5 साल का देना है, 30 दिन का नहीं। सानेहा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बातें बाद में, पहले जिन पर क़यामत टूटी उनको सुन ले। मैं अपनी बेटी को आज क्या जवाब दूं? ये जो मेरी बेटी है, मैं इसको क्या कहूं कि तुम्हारी बाप कहाँ है, तुम्हारी वालिद कहाँ है? क्वेटा सिटी को फौरन फौज के हवाले किया जाए, क्योंकि अब हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं। गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ कि हमें सिर्फ पीस चाहिए, बस जस्ट पीस और नथिंग। कोई गवर्नर राज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मेरे अब्बू दुकान गए थे, वो शहीद हो गए। मैं कहाँ से बोलूं अपने बाप। पाकिस्तान से अच्छे दिन रूठ चुके हैं। जगह जगह रूह फरसा मनाजिर हैं। अपने प्यारों की लाशों को सड़क पर रख कर बैठ जाना किसी क़यामत को झेलने से कम नहीं। हजारावाल या कबीला हजारा फिक्री एतबार से शिया मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है और कोयटा के इलाकों मरियाबाद और हजारा टाउन में इनकी अक्सरियत आबाद है। एक अंदाजे के मुताबिक इन इलाकों में हजारा कबीले के 5 लाख के करीब अफराद बसते हैं। 2007 से 2012 तक इस कबीले के 500 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि इस साल 200 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं। 10 जनवरी 2013 को अलमदार रोड पर खुदकुश हमला करके हजारा कबीले के 86 अफराद को कत्ल किया गया। तब इन शहदा के लवाकिन ने अपने प्यारों की लाशें सड़क पर रखकर खामोश एहतजाज किया। यह एहतजाज इस कदर कुव्वत का हामिल था कि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को खुद कोयटा जाकर अपने हाथों से सूबाई हुकूमत को माजूल करना पड़ा। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि गवर्नर राज भी किसी दर्द की दवा न बन सका। हफ्ते को केलानी रोड पर एक बार फिर हजारा बरादरी पर हमला किया गया। हर बार की तरह इस बार भी इस हमले की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम लश्कर जंगवी ने कबूल की। 1000 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद एक वाटर टैंक में रखकर तबाही फैलाई गई। लेकिन यह अजीब बात है कि 1000 किलोग्राम यानी 1 टन धमाकाखेज मवाद वाटर टैंक में मुंतकिल होने तक कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे को इसकी खबर ना हो सकी। 1000 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद खरीदा कहां से गया, वहां से दूसरी जगह किस तरह मुंतकिल किया गया, सब बेखबर रहे। जबकि अजियतनाक खबर यह है कि एक बार फिर अहलियाने हजारा अपने प्यारों की लाशों की तदफीन से इनकारी हैं, तावक्ते के कोयटा को फौज के हवाले न कर दिया जाए। जबकि हमारी इत्तलात है कि फौज सिर्फ कोयटा तक महदूद नहीं रहना चाहती। अगर इसे बुलाया गया तो फिर वो पूरे बलूचिस्तान के लिए आएगी। एक तरफ 90 लाशों के साथ खामोश एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ एहतजाज ने पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। लाहौर में मॉल रोड और मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक पर धरना था, ट्रैफिक पूरी तरह जैम रही। कराची में शट डाउन रहा और सड़कों पर भी लोग थे। सुप्रीम कोर्ट, जिसने बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत पर उसकी आईनी हैसियत का सवाल उठाया था, अब गवर्नर राज में होने वाली इस वहशत अंगेजी का नोटिस ले चुकी है। मुल्क फिरका वाराना फसादात के दहकते अलाव के दहाने पर खड़ा है और बदकिस्मती मुलायजा हो कि इस धमाके के बाद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। गवर्नर बलूचिस्तान दो टोक कह चुके हैं कि मुल्क के सिक्योरिटी इदारे या तो नाअहल हैं या फिर खुद निशाना बन जाने के खौफ में मुब्तला हैं। विफाकी वजीर मजहबी अमूर खुर्शीद शाह ने भी कह दिया है कि यह हमला इंटेलिजेंस की नाकामी है। इन बयानात के बाद एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है। हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहा है, कुछ बरसरे आम गवर्नर बलूचिस्तान की तरह और कुछ दरपर्दा इन इल्जामात का जवाब दे रहे हैं। और कौन जाने कि सर्द जंग का इख्तिताम जब होगा तो बचेगा क्या और रहेगा क्या। सवाल सिर्फ इतना है कि इस कदर अंधोनाक दहशतगर्दी की लहर इस वक्त क्यों, जब असम्बलियों और हुकूमतों की मुद्दत 30 दिन से भी कम रह गई है। क्या कुछ नासिर इंतखाबात के इल्तिवा चाहते हैं? इस पर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पहले एहतजाज पर गवर्नर राज लगा दिया, अब फौज बुलाई जाएगी? जब पिछली दफा ये इंसिडेंट हुआ था तो ये जो कहा जा रहा है कि दबाव में आके किया,
पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी वो है जो सुन लेती है। डेमोक्रेसी का मतलब रिस्पॉन्स करना होता है, और अगर लोगों के साथ ज्यादती हुई है और उसका कोई अदाला नहीं हो पा रहा तो फेडरल गवर्नमेंट को जाकर उसका कुछ अदाला करना था। लेकिन दूसरी बात यह है कि ओवरऑल बलूचिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए ये फैसला हुआ था। अब अगर वो मुतालबा कर रहे हैं तो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनकी उनसे बात करनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक दहशत गर्दी के कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट का है, ऐसे हादसे करने की पोजीशन में दहशत गर्द आज हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो किसी एक इलाके के ऊपर काबिज नहीं है, किसी एक बस्ती के ऊपर काबिज नहीं है, लेकिन किसी एक इलाके में भले वो इस्लामाबाद भी हो, इस्लामाबाद तक के अंदर भी किसी गाड़ी में अगर वो बम फोड़ना हो तो शायद इस कैफियत में वो हैं, इस हद तक वो कैपेसिटी उनकी मौजूद है। लेकिन उससे मुराद ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के आइन के बियॉन्ड चले जाएं। हम आइन के अंदर रहते हुए तमाम लोग। ये फरमाइए, क्या एहतजाज करने वालों का फौज बुलाने का मुतालबा गैर आईनी है? देखिए, वहाँ पे एफसी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, और एफसी की जो कमांड होती है या जो सीनियर अफसर होते हैं वो तो ऑलरेडी आर्मी के अफसर ही होते हैं। और वहाँ पे हमने एक कमेटी बनाई है, हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें गवर्नर साहब उसको हेड करते हैं, और उसमें आजकल तो सीएम नहीं है लेकिन सीएम और जो कोर कमांडर है वो उसको लीड करते हैं। तो उसमें ऑलरेडी सिविल मिलिट्री जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उनके बामी मुशावरत से ही मामला को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी ऑलरेडी। पहले कहा गया सूबाई हुकूमत नाकाम है, उसे हटा के गवर्नर राज लगाया गया। ये नाकामी अब जो सानिया हुआ है ये किसके खाते में जाएगी? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके कोई फायरिंग करनी, लॉ एंड ऑर्डर की ओवरऑल सूरत हाल खराब करनी, कुछ इलाकों के अंदर शरपसंदी करना, ये वो अमल है जिससे हुकूमत को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर मैनेजमेंट के जरिए काबू करना होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपना काम कर रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस रीजन पूरा और खासतौर पर पाकिस्तान जिस अजाब का शिकार है, दहशत गर्दी के जिस वबा का शिकार है, उसमें बहरहाल दहशत गर्दों के पास ये कैपेसिटी है। मैं किसी का फेलियर नहीं कहूंगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान जो हैं वो भी अपनी ड्यूटियां अदा करते हुए शहादतें पा रहे हैं। ये किसी का फेलियर मैं इसको फेलियर के रंग में नहीं कहता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने दहशत गर्दी को मुकम्मल तौर पे काबू करने के लिए शायद जितना फाल जरूरत है उतना फाल काम नहीं हो सका। क्योंकि अच्छा, एक अहम सवाल अब ये भी पैदा होता है कि पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की बात हो रही है और दूसरी जानिब ये सानेहा, तो इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे अब? देखिए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए, हुकूमत की स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि प्रोसेस चलता है। कुछ लोग जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर है कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मुल्क को डिरेल किया जाए, इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब किया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन रुकते हैं तो यकीनन इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश जरूर होगी, लेकिन ये याद रखिए कि 2008 में पाकिस्तान इससे बुरे हालात में था, अफगानिस्तान इससे बुरे हालात में था, इराक इससे बुरे हालात में था, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। हम इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे। जिस वक्त से गवर्नर राज लगाया गया है बलूचिस्तान में, काफी हद तक वहाँ पे बेहतरी आनी शुरू हो गई थी, और जो बलूचिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं देखना चाहते वो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहते, लिहाजा उन्होंने ऐसे हर अमल की तरफ बढ़ना है, हर वो अमल करना है जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, पाकिस्तान के इस प्रोसेस को नुकसान होता है। अच्छा, आखिरी सवाल कायरा साहब आपसे, पहले भी हमने देखा मुज़ाकरात हुए फिर गवर्नर राज लगा, अब मुज़ाकरात कौन करेगा, कब? मेरा ये यकीन है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनसे राब्ता कर लिया, पहले दिन से होगा यकीनन, और इस कोशिश में होंगे कि उनके दुख तकलीफें जो है उसका अदाला किया जा सके। गवर्नर साहब के ऊपर उनको एतबार भी है। हाई पावर कमेटी, उस कमेटी की मीटिंग्स करा के और उनको तसल्ली देनी चाहिए, और जो है फौज को डायरेक्टली वहाँ पे बुलाने से मामला बेहतर नहीं होंगे, बल्कि ओवरऑल सिस्टम में सबका एतमाद होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उनसे राब्ते में ऑलरेडी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मामला जो है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्मान कायरा साहब। जिस तरह कह रहे हैं कि हज़ारा कम्युनिटी के खदशात को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये तो हुकूमती मौक़िफ़ था। हज़ारा बरादरी क्या कह रही है? हमारे साथ होंगे मरकज़ी रहनुमा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी रज़ा वकील साहब, जो कि इस वक्त धरने की जगह पर मौजूद हैं। कोयटा में अब भी धरना जारी है, लाशें भी वहां रखकर यह एहतजाज किया जा रहा है। हाजी अदील साहब अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, मिलेंगे कुछ ही देर में। पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में होने वाले जिरगे पर खुदकुश हमला, निगरान हुकूमतों के लिए अमन अमान कायम रखना बड़ा चैलेंज होगा। सानिया कोयटा पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब रजा वकील साहब ने, मरकजी रहनुमाए हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त धरने की जगह पर मौजूद हैं। अब भी वहां पर खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहां पर हैं और लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हाजी अदील भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले रजा वकील साहब ये फरमाइएगा कि पहले मुज़ाकरात जब हुए उसके बाद गवर्नर राज लगा, अब आपका मुतालबा है कि फौज बुलाई जाए, अगर फौज आ गई फिर भी मसला ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? मोहतरम, ये हमारी ना पार्टी की जो है पॉलिसी है ना वो ये हम जो है दावा करते हैं कि आप जो है फौज को बुला ले। हमारी पार्टी का जो है ये मौकूफ है कि आप जिस किसी से भी जो है मतलब वो ऑपरेशन करते हैं आप कर लें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हमें फ़कत तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने अवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी प्रॉपर्टी की जो हिफाजत करे। यहाँ पर तो जंगल का कानून है, जिस किसी की मर्जी जैसा करे। अभी आप इनकी जो है वो गफलत देखें, गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिनों से हमारे साथ जो करबला का जो वाक़या जो दोहराया गया है, बदकिस्मती से अभी तक न कोई हमें सुनने आया और न हमारी जो है वो किसी ने जो है वो पूछा हमसे। तो ये तो इंतहाई सितमज़फ़ी की बात है। अगर ऐसी बात है तो ये लोग साफ हमें कहें कि आप लोग यहाँ से निकल जाए ताकि हम लोग कोई अपना जो है दूसरा बंदोबस्त करें। पार्टी का आपका ये मुतालबा है कि फौज नहीं, किसी ना किसी तरह ऑपरेशन किया जाए। जो लोग आपके पीछे बैठे इस वक्त धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? उनका मुतालबा क्या है आपकी पार्टी से हटकर? इनका मुतालबा यही है कि सूबे का जो सरबरा है, आईनी सरबरा जिसको हम कहते हैं गवर्नर, वजीर आला तो वो तो चली गई। अलबत्ता गवर्नर के हवाले से जो बातें हो रही कि गवर्नर आगे जो हमारी जो है खबर ले, हमें तसल्ली दे ताकि वो हमें ये जो है वो बावर करा दे। अगरचे इनकी वादों पे जो हमें इतबार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम बैसत एक अवाम के बैसत एक मुअज़्ज़िब शहरी के हम खानदार लोग हैं। हमारी जो है वो किताबों से जो असर आया, हम यही यकीन करते हैं कि आप जो तसल्ली देंगे हम उसी पे जो है वो अपना जो है प्रोग्राम जो है चला लेंगे। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि यहाँ पे ना जो गवर्नर साहब आ रहे हैं ना कोई दूसरा इनका जो मुतल्लिका जिम्मेदार जो शख्स है, उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया। हाजी दिल साहब, फौज हल है इस मामले का जो कुछ कोयटा में हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भाई रजा वकील की बातों को सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि इतने बड़े वाक़ये के बाद वो ये दूसरा वाक़या है। ये बड़े हौसले से बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में रहते हुए इनके मसले को हल किया जाए, ये दहशतगर्दों से इनको और सारे मुल्क को निजात दिला जाए। इतनी लाशें पड़ी हुई हैं, इतने कफन पड़े हुए हैं, उसके बावजूद इनका हौसला, इनकी हिम्मत और इनकी गुफ्तगू में जितनी सब्र है, मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इनलैंड इंटेलिजेंस क्या कर रही है। अमली तौर पे बलूचिस्तान जो है इस वक्त भी फौज के एक इदारे फ्रंटियर कोर के अंडर है और जिसके अफसर जो है वो फौज से आए हुए होते हैं। लेवीज भी है, वो भी उनके अंडर ही है। ऑलरेडी फौज बलूचिस्तान में है और फिर कोयटा जैसा शहर जो कि बिल्कुल चंद दिन पहले एक और वाक़या हो चुका जिसके नतीजे में हुकूमत को तोड़ दिया गया, गवर्नर राज लाया गया। उसके बाद ये हमारी सिक्योरिटी की यह हालत है कि जहां से बारूद चलता है मैं नहीं पता कि कहां से आता है और कौन लाता है। और एक जैसे आपने कहा एक मन के करीब 1000 केजी और लाकर एक जगह रखा जाता है, प्लांट किया जाता है उससे, और उसके बाद वो तो ये कैसे होता है? या तो हमारे अंदर जो है चोर है, हमारे अंदर गद्दार है जो कि मिले हुए हैं। आपने आज पेशावर के वाक़ये का भी जिक्र किया
मैं आपसे बताऊं कि ये वाकया रेड जोन में है। रेड जोन में पिछले दिनों एयरपोर्ट पे हमला हुआ, गाड़ियां बारूद की भर के गैर मुल्की लाए जी, और उससे पहले ISI के दफ्तर पे ये वाकया हुआ। कुछ अर्सा पहले इसी रेड जोन में अमेरिकन कौंसल खाने के सामने ये वाकया हुआ जी। और आज कमाल की बात यह है कि पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में वो घुस गए और किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने चेक भी नहीं किया जी। ये तो मतलब है कि आप यूनिफॉर्म बदलें, सब कुछ कर सकते हैं। कल तो उनके 6 मिनट के फासले पर कोर कमांडर का दफ्तर है, वहां भी वो घुस सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमारे सिक्योरिटी के लेकिन हाजी साहब बिल्कुल आप लोग भी अवामी नेशनल पार्टी भी दहशतगर्दी का शिकार है। जी जी, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं रजा वकील साहब से भी बात हो जाए। हमारे यहाँ 700 के करीब 900 के करीब पुलिस के लोग जवान शहीद हुए हैं जी, लेकिन उसके बावजूद रवैया ये है कि आप देखें कि हर के हाथ में मोबाइल होता है और वो अपनी ड्यूटी पे भी बात करते हैं। ये रहमान साहब तो मोबाइल बंद कर देते हैं, उनको खतरा होता है, लेकिन कम से कम ये ड्यूटी पे जो लोग हों उनको कहा जाए कि वो जी आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें जी। और आप देखिए नेवल बेस पे जो इस कराची में वाक़या हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो अफसर ड्यूटी पे था उस वक्त वो अपनी वालदा से लाहौर में बात कर रहा था फोन पे। तो खुदा के लिए जब ड्यूटी पे है तो ड्यूटी दीजिए। इस मोबाइल ने तो अपने पुलिस का सिपाही भी है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, तो टेलीफोन पे बातें कर रहा था। अच्छा, तो हमारी जनाब इंटेलिजेंस बिल्कुल नाकाम हो गई है। मैं जरा रजा साहब से भी बात कर लूं। जी हाजी साहब बिल्कुल नाकाम हो गई है। जो खैबर पख्तूनख्वा में वाकया हुआ उस पर भी आते हैं। अब फौज भी आ जाए जी। अच्छा, आपका ख्याल है फौज भी आ जाए तो मसाइल शायद हल नहीं होंगे। आपका सवाल है कि अगर जी, मैं हाजी साहब प्लीज हो गई, रजा साहब से भी बात करें। रजा साहब, अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस ले लिया है, क्या आप उनके फैसले का इंतजार करेंगे? जी रजा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस थाने का नोटिस लिया है, उन्होंने बुला भी लिया है, अब अटॉर्नी जनरल को भी, एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को कल तलब किया है। आप उनके फैसले का इंतजार करेंगे? मोहतरम, सिवाय खुशफहमी के, जो हम खुशफहमी में मुब्तला रहे, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। इससे पहले भी हमारी बहनें जो है गई थी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब के बाकायदा अदालत में गई थी। उन्होंने कहा था कि आप हमें जो है हमारी जुर्म बता दें कि हमें क्यों जो इस तरह कत्ल किया जा रहा है। इससे पहले भी जो है उन्होंने नोटिस ली थी, लेकिन अमल दरामद वो तो आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती से जिन चंद दहशतगर्दों को जो पकड़ा गया, चंद दिनों के बाद उसको बाइज्जत तौर पर बरी करके जो छोड़ दिया गया, तो हम क्या करें? अब हमारी भी समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। अभी आपकी जानिब से कहा गया है जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते ये धरना जारी रहेगा। अभी को मुज़ाकरात के लिए आपके पास आया है हुकूमत की जानिब से, कोई बात हो रही है? किन की तरफ से? हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की तरफ से कोई आया? विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, अब तो गवर्नर राज है, उनकी तरफ से कोई आया है आपसे बात करने के लिए? जी नहीं, अभी तक जो कोई बंदा नहीं आया। अगर आता तो शायद सूरत-ए-हाल ये न बनती। आपके जो मुतालबात हैं, बेहिसी है जी, बेहिसी है कि ये बेहिसी है कि इतना बड़ा वाकया हो गया है और कोई पुरसा देने के लिए भी नहीं आया, कोई ताज़ियत करने के लिए नहीं आया, कोई हमदर्दी के लिए नहीं आया। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ले ले इस मसले को, क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? एक फैसला कर देगी, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आप इम्प्लीमेंटेशन तो पुलिस करती है, फ्रंटियर कोर करती है, फ्रंटियर कांस्टेबली करती है, फौज करती है। आया वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार है? ये वाकयात होते रहेंगे और हम कहते रहेंगे कि आइंदा के लिए हम वो करेंगे, लोग शहीद होते रहेंगे। और ये अब सिर्फ कोयटे में तो इतना बड़ा वाकया हो गया, बड़ा रंज है, हमें दुख है। आज हमने सेनेट में और कौमी असम्बली में बात की, लेकिन आप देखिए पेशावर में हो रहे हैं, कराची में अभी धमाका हुआ है कुछ देर पहले जी। आखिर ये क्या हो रहा है? इस मुल्क की जो हिफाजत करने वाली कुव्वतें हैं, जो कि जिनका हम एहतराम भी करते हैं, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानी भी दी है, 7-8 हजार फौज के लोग शहीद भी हुए हैं, 45 हजार पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी है जी। जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं, इसी बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हाजी अदील साहब और रजा वकील साहब हमारे साथ हैं।
एक सवाल एक बच्ची का भी है, वो सवाल आप सुनिए। इस सवाल का जवाब कौन देगा? सदर, वजीर आजम, IG बलूचिस्तान या सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान? ये सवाल सुनिए। कर गए थे, वो शहीद हो गए। मैं कहाँ से बोलूं अपने बाप? ख्याल किया जा रहा है कि हालिया दहशतगर्दी का मकसद बर वक्त इंतखाबात का इल्तवा है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात कुछ देर पहले इस अज़्म का इजहार कर रहे थे कि इंतखाबात बर वक्त होंगे, लेकिन दहशतगर्दों की कार्रवाइयां थमने में नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन हर शहर दहशतगर्दों की जद में है। आज खैबर एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर पर उस वक्त हमला किया गया जब वहां आइंदा इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों का जरगा जारी था, जिसमें इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर गुफ्तगू हो रही थी कि लेवीज एहलकारों की वर्दियों में मलबूस दहशतगर्द पहुंच गए, फायरिंग करके दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। इस दौरान 2 धमाके भी हुए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरी भी जान बाक हुए। यह हमला इस इलाके में हुआ जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होते हैं। पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर पेशावर सदर के इलाके में वाक़ है, जिसके अतराफ फौजी चेक पोस्टों के अलावा आर्मी कॉलोनी और मीडिया के कई दफातर भी मौजूद हैं। इस हमले से जहां सिक्योरिटी इंतजाम का पोल खुल गया, वहीं दहशतगर्दों का एजेंडा भी सामने आ गया कि वो बंदूक रखने को तैयार है, ना आग और खून का खेल बंद करना चाहते हैं। एक तरफ सियासी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं सियासतदानों की जान लेने के दर पे हैं। इसलिए अगर कहीं बर वक्त इंतखाबात करवाने का अमल आगे बढ़ा तो निगरान हुकूमतों को सियासी रहनुमाओं की हिफाजत और अमन कायम रखने के बड़े चैलेंज का सामना होगा। इस चैलेंज का सामना जिससे मौजूदा हुकूमतें निमट नहीं पाई। मौजूदा हुकूमत के ओहदेदार दो टोक और बाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि यह नाकामी दरअसल हसास इदारों की है, जबकि हसास इदारे इस मामले पर इंतहाई हसास हैं। इस सूरत हाल में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान मुनासिब बामी राब्ता मौजूद नहीं? क्या रियासत की पहली इंतजामी इकाई, जिसको पुलिस थाना कहा जाता है, इसका निजाम मौसर नहीं रहा? क्या यह मान लिया जाए कि पुलिस अपनी बुनियादी ट्रेनिंग के इलाके की खबरगिरी किस तरह रखनी है वो फरामोश कर चुकी है? इलाके में कौन नया आया, पुराने से मिलने वाले कौन कौन हैं, कौन यूरिया खाद जरूरत से ज्यादा खरीद रहा है, यूरिक एसिड की मांग में अचानक इजाफा क्यों हो रहा है? क्या पुलिस इन सब बुनियादी सवालात का जवाब तलाश करने में नाकाम है? अगर है तो क्यों? शायद इसलिए कि पाकिस्तान की पुलिस सर्विस के इंतजामी ढांचे में बेइतदाली पैदा हो चुकी है। पुलिस की अफसरशाही और आर्म फोर्स के लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क इस अमर की गवाही दे रहा है। और सवाल यह भी अहम है कि हमारी हुकूमतें क्या पुलिस की सलाहियत बढ़ाने और पाई जाने वाली बेइतदाली का तदारुक कर पाई? बढ़ती हुई दहशतगर्दी किसकी नाकामी है, हसास इदारों की या बुनियादी उसूलों से हटे पुलिस निजाम की? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हाजी अदील, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है MI सिंध चैप्टर के साबिक सरबराह जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद, जिन्होंने कराची को एक बार बदतरीन बदअमनी से भी बाहर निकाला था। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस कहीं पीछे रह गई है? पीछे रह जाने से अगर आपकी मुराद ये है कि जो उनके अमूर जो उनके ज़िम्मा हैं उनसे वो सही तौर पे नबर्द आज़मा नहीं हो रही, तो यकीनी तौर पर ये एक फैक्टर तो है। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल को मजमूई तौर पे देखें तो फिर बहुत सारे मज़ीद अवामिल इसमें ज़ेर बहस आएंगे जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि बुनियादी मालूमात फराहम करना, इलाके में कौन आया कौन गया, कोई अजनबी एलिमेंट जो आए हों या कोई गैर मामूली एक्टिविटी अगर हो, तो वो ज़ाहिर तौर पे बुनियादी तौर पे तो वो पुलिस ही की ज़िम्मेदारी है। और अगर पुलिस अपने रवायती अंदाज में जो इनको असाइन किया गया था ब्रिटिश डेज से जी उसी तरह उस पर कारबंद रहती तो मेरे ख्याल में आज हालात इतने ख़राब ना होते जितने कि इस वक्त हैं। अब उसकी वजूहात जो हैं वो आप बोलेंगे जी पुलिस की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है, उनकी जो गैर पेशावराना जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, कुछ दहशतगर्दों के मुकाबले में पुलिस दबक गई है, उसमें वो जो जारहियत का जज्बा था या दहशतगर्दी के साथ डील करने का जज्बा था वो कदरे धीमा पड़ गया है। ये सारी फैक्टर्स को आप जब मजमूई तौर पे देखें तो हम यही कहेंगे कि हाँ, जो फोर्स दिन रात अवाम के बीच में रहती है और उनसे डील करती है और उनके मसाइल को से बाखबर रहती है और कोई गैर मामूली एक्टिविटी हो उससे बाखबर रहती है,
तो उसमें यानी पुलिस की कमजोरियां। हाजी दिल साहब, यकीनन मैं आपसे एग्री करता हूं कि पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मगर यह भी हमें मानना होगा कि पुलिस की भी कमजोरियां हैं। इंटेलिजेंस इदारों की तो हम बात कर देते हैं, पुलिस की तो बुनियादी हैसियत है सिक्योरिटी इदारों में। देखिए, एक तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताऊंगा। देखिए, पुलिस इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी या दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। पुलिस नॉर्मल ट्रैफिक, मकामी कवानीन, मकामी लाकानूनियत, चोरी चकारी या मकामी तौर पे कोई दुश्मनी में कत्ल हो, इन मामलात में थी। अब बदकिस्मती से हमारी पुलिस को भी वो काम करना पड़ता है जो फौज करती है। पुलिस के अलावा एफसी, फ्रंटियर कांस्टेबली, वो इसलिए बनाई गई थी कि सेटल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया के दरमियान मूवमेंट को कंट्रोल करे। बदकिस्मती से उसके प्लाटून कराची में और डिप्लोमेटिक इनकलेव को कंट्रोल करते हैं, इस्लामाबाद में है। फिर मसाइल उनके पास सामान का है, सिक्योरिटी का है। आज देखें, आज सिपाही को हम कहते हैं कि ये बंदूक लेके आगे जाओ, और मुकाबले में दहशतगर्द के बाद बहुत कीमती किस्म के लेटेस्ट इक्विपमेंट है। और मेरे पुलिस के सिपाही के पास 10 में 1 के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है और बाकी 9 के पास नहीं है। एफसी वालों से आप पता करें तो उनके भी 10 के होंगे, 2 के पास। तो पुलिस को ये सब किसने देना है? मजबूत किसने करना है? स्ट्रॉन्ग कौन करेगा पुलिस को? सवाल ये है कि इतना अचानक पुलिस और एफसी पर इतना ज्यादा बोझ आ गया है जो कि फौज के बराबर है। वो फौज का काम कर रही है। ये तो 10 साल हो गए हमें लड़ते हुए, अचानक अभी अचानक है। आप देखें ना, जितना फंड आप फौज को देते हैं उसके मुकाबले में पुलिस को तो उतना फंड नहीं मिलता, ना एफसी को मिलता है, ना लेविस को मिलता है। लेकिन किसने करना है सब? हाजी साहब, किसने करना है? पुलिस खुद तो नहीं करेगी। तो पुलिस खुद तो नहीं करेगी, हुकूमत ही करेगी। और हुकूमत के पास पैसा कहां से आएगा? अब बताए ना, अब हम अपने एक जवान जो होता है, फौजी जवान होता है, उसको हर किस्म की उसकी हिफाजत होती है, उसका हेलमेट भी बुलेट प्रूफ होता है, वो पहनता है। पुलिस के पास 1 या 2 आदमियों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, बाकी वो बेचारा ऐसी गाड़ी में सफर करता है कि जो बुलेट प्रूफ नहीं है। उसकी गाड़ी के अंदर भी गोली लग सकती है जी। कराची में आपने देखा है ना कि कराची में जो इन्होंने एक ऑपरेशन किया था और उसमें वो कहने को बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, लेकिन उनके अंदर भी गोलियां लगी और कई बेचारे उन गाड़ियों के अंदर शहीद हुए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि ये दहशतगर्दी, ये गुरीला वार है जी। अब गुरीला वार के लिए आप फौज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए, जैसे कि हमने स्वात में इन्वॉल्व किया है। हमारा आईन इस बात की इजाजत देता है कि हम, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कोयटा में आप समझते हैं फौज आनी चाहिए, बलूचिस्तान में फौज आनी चाहिए? मैं समझता हूँ फौज जिस बात का इंतजार कर रही है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे से उसे इखलाकी सपोर्ट मिलनी चाहिए। जब स्वात में उन्होंने ऑपरेशन किया था तो हमारे सूबे की तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पे उनको सपोर्ट किया था जी। आज पंजाब से ये आवाज नहीं आती है। पंजाब पाकिस्तान का 64% है। अच्छा, यानी पंजाब की हुकूमत इस मामले में सियासतदान है, उनकी एक आवाज होनी चाहिए जो हमें नजर नहीं आ रही दहशतगर्दी के खिलाफ आज भी। ब्रिगेडियर साहब, अगर सानिया कोयटा पे हम बात करें, बलूचिस्तान हम देखते हैं, बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हमारे सामने आता है। सामान की, वसाइल की कमी अपनी जगह, नीयत में भी कहीं हमें नजर आ रहा है कोई कमी है, विल नहीं है। लश्कर जंगी जिम्मेदारी कबूल करती है सानिया कोयटा की, लेकिन कोई हमें नजर नहीं आता कि वहां पर कोई एक्शन उनके खिलाफ हो सके, इस तंजीम के खिलाफ। कहीं हवा में तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं तो इनके लोग हैं। देखिए, ये लश्कर जंगी का जो आपने जिक्र किया, मैं इस इम्कान को रूल आउट तो नहीं करता कि ये लश्कर जंगी ने ही किया हो, लेकिन आप इस इम्कान पे भी गौर करें कि लश्कर जंगी का नाम इस्तेमाल करके कोई थर्ड एक्टर जो है वो फायदा उठा रहा है, उसकी तरदीद भी तो नहीं करते। इसी तरह हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का देखते हैं, एहसान फोन करते हैं और कहते हैं ये धमाका हमने किया, इसका ये कार्रवाई हमने की, मगर कोई एक्शन नहीं। उसके मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज जितनी भी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनमें नाम बेशक उन्होंने लश्कर जंगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी हैत के लिहाज से इनमें वो जो मजहबी शिद्दत पसंदी वाला शुरू में मोटिवेटिंग फोर्स थी वो नहीं। अभी इसमें किराए के टट्टू हैं या बाकायदा दहशतगर्द हैं जो
रकम की खातर लड़ाई कर रहे हैं और रकमें उनको वो लोग दे रहे हैं जो इनसे अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं। उसमें आपका पड़ोसी मुल्क भी है और उसमें वो बड़ी ताकतें भी हैं जिनको आपके ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं लगते और आपका ग्वादर पोर्ट का चीन को जाना पसंद नहीं आता, तो वो आपको गाहे गाहे चुटकी काटना पसंद करते हैं और उसके लिए इन फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अगर बज़ाहिर लश्कर जंगवी का नाम भी हो तो उसके पसे पर्दा एक्टर और भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। यानी अंदर से तो उनको सपोर्ट है ही, मगर बाहर बैनुल-अक़वामी ताकतें भी इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे साथ थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी अदील साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ हैं, हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और वक्त हो रहा है ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले आपको उसी बच्ची की आह दोबारा सुनवाते हैं, उसके सवालात फिर सुनिए। कर गए थे, वो शहीद हो गए, मैं कहाँ से बोलूं अपने बाप। पूरा मुल्क एहतजाज और सोग में मुब्तला है। कराची से खैबर तक एहतजाज करने वाले रंगो नस्ल और मसलक से बालातर होकर मुत्तहिद हैं। इमरान खान लश्कर जंगवी का नाम लेकर उसकी खिदमत इस्लाम की मजम्मत कर चुके हैं और हजारा कबीले के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं कि कोयटा को फौज के हवाले किया जाए। उधर नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान में कत्ल गारतगरी रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, वहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। इमरान खान और नवाज शरीफ ने जो कुछ आज कहा वही कुछ MQM कई बार अपनी इत्तेहादी हुकूमत के बारे में कहती रही है और हफ्ते को लियारी में दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्जाम लगाकर पहली बार अल्टीमेटम दिए बगैर हुकूमत से अलहदा हो चुकी है। बज़ाहिर ये उसूली फैसला है, लेकिन तनकीद करने वालों की जुबान कौन पकड़ सकता है? तनकीद करने वाले MQM के इस फैसले की टाइमिंग पर मोतरज़ हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की बदअमनी की दास्तान नई नहीं, पहले दिन से ही ये आसेब हुकूमत के साथ है। सवाल सिर्फ इतना है कि हुकूमत से अलहदगी इंतखाबात के इतने नजदीक क्यों इख्तियार की गई? क्या MQM हुकूमत की नाकामियों को अपने खाते में डालकर वोटरों के पास नहीं जाना चाहती थी? अगर ऐसा है तो लोग फिर 30 दिनों का नहीं बल्कि 5 साल का हिसाब मांगेंगे। ये और बहुत से दीगर सवालात का जवाब लेंगे। MQM के रहनुमा जनाब रजा हारून हमारे साथ हैं। रजा हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सानिया कोयटा की हम बात करते हैं। फौज का मुतालबा वहां से सामने आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है, अभी जब हमारी उनके रहनुमा से बात हो रही थी रजा वकील साहब से, वो कह रहे थे हमारा मकसद ये है कि किसी तरह से हल निकाला जाए, किसी भी फोर्स को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए कि दहशतगर्दी खत्म हो। आपके नजदीक क्या हल है? फौज आनी चाहिए कोयटा में? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कायदे जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से, MQM की राब्ता कमेटी, पूरी जमात की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से मैं हज़ारा कम्युनिटी से और उनके लीडरान से इज़हार हमदर्दी, ताज़ियत, अफसोस का इज़हार करूँ तो उन्होंने ये बताऊँ कि हम उनके साथ हैं, उनके गम में उनके साथ हैं, उनके मुतालबात में उनके साथ हैं, उनके एहतजाज में उनके साथ हैं, उनके गुस्से में उनके साथ हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ख़ुसूसन हज़ारा कम्युनिटी को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, 10 जनवरी का वाक़या और ये हालिया वाक़या, इतने सारे मासूम ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, किसी के वालिद, किसी की वालदा बेदर्दी से शहीद कर दिए जाएं और हम और हमारी सियासी जमातें बैठकर इन दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करें, इन इंतहा पसंदों को मौके फराम करें, इन इंतहा पसंदों के हक में बयानात दें, ज़बानी कलामी मजम्मत करें, ये अब नहीं चलेगा। ये दो रुखी पॉलिसी बेहिसी नहीं चलेगी। जहां हुकूमत की बेहिसी है, बेदिली है, नाअहली है, जहां रियासती इदारों की नाकामी है, वहीं मैं समझता हूं कि आज वो सियासी रहनुमा वो कहाँ हैं जो कराची में 4 वोट अगर वोटर लिस्टों में उनके मुताबिक अगर वो वोटर लिस्ट में कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो 4-4 दिन धरना करके बैठते हैं। आज वो किधर हैं? सड़कों पे क्यों नहीं है? क्यों आज पूरे मुल्क के अंदर जो शटर डाउन स्ट्राइक नहीं, क्यों सिर्फ कराची जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक करके उनके साथ इज़हार यकजहती करता रहा? और कहां रहे रियासत, हुकूमत? अगर अपने एक शहरी को, एक आम शहरी को उसकी इज्जत, जान और माल, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में नाकाम हो जाए तो फिर वो रियासत, वो हुकूमत नाकाम है।
उस हुकूमत के बाद ना कोई अखलाकी, ना कोई कानूनी, ना कोई आईनी जवाब बाकी रह जा सकता है इक्तदार पे काबिज रहने का। जरूरत इस बात की हम सिक्योरिटी इदारों की बात करते हैं, आपका ख्याल है दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसमें नाकामी सियासतदानों की भी है? आज तक हमें पूरी तरह से ये लोग मुत्तहिद नजर नहीं आ सके, सब सियासतदान जो है मुत्तहिद नहीं नजर आए कि क्या एक्शन लेना है हमें। उसामा, जंग कहां हो रही है, वाकयात कहां हो रहे हैं? पाकिस्तान की सरजमीन पर। शहीद कौन हो रहा है, कत्ल कौन हो रहा है? पाकिस्तानी। ये दो बातें में पाकिस्तान कॉमन है। फिर हम क्यों ये बात करते हैं कि बैरूनी हाथ, फला हाथ, डिमका हाथ, जवाब तलाश करते हैं, मुज़ाकरात किए जाएं? किनसे मुज़ाकरात किए जाएं? किनसे बातचीत की जाए? क्या इन दहशतगर्दों से बात की जाए जिनकी नजर में खवातीन, बच्चों की भी कोई जिंदगी, मासूमों की जानों की कोई वो अहमियत नहीं है? हम बात करके ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। क्या हमें पूरी सियासतदानों को, खासतौर पे उन सियासतदानों को जो अपने आप को नाम नेहाद कौमी रहनुमा कहते हैं, क्या उन सियासतदानों को खुलकर मजम्मत करके वहां पहुंचना नहीं चाहिए था? क्या उन सियासतदानों को रियासती इदारों के पीछे खड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम अपने रियासती इदारों के पीछे खड़ा और बोले कि भाई आपके पास इख्तियार है, आपकी कानूनी, रियासती, आईनी, कानूनी जिम्मेदारी है, आपके पास वो टूल्स मौजूद हैं, आपके पास वो इंटेलिजेंस मौजूद है कि आप कार्रवाई करें। आपको आखिरकार क्या चीज रोक रही है उस कार्रवाई से? 80 अफराद शहीद हुए, फिर 80 अफराद शहीद हो गए। मतलब हम क्या सोच रहे हैं? किस बात की देर है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? आप हुकूमत का हिस्सा रहे, अब आप अलहदा हो चुके हैं कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये वजह आपने बताई। लश्कर जंग भी कबूल करती है तंजीम के उन्होंने ये किया है, इस आने में मुलव्वस हैं। कराची में भी लश्कर जंग भी हमें कई वाकयात में नजर आती है। आप हुकूमत का हिस्सा रहे, क्यों एक्शन नहीं लिया गया इस तंजीम के खिलाफ? कोई लोग तो पकड़े जाते हैं। हमने तो 5 साल नहीं, हमारी तो तारीख है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का हिस्सा रहते हुए आपने अपने इंट्रो में कहा, हमने तो हमेशा इस बात का मुतालबा किया कि भाई हुकूमत, रियासत और रियासत के इदारे खुलकर एक्शन करें, हम सपोर्ट करेंगे। एमक्यूएम की सपोर्ट अनकंडीशनल होगी। आज भी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का बयान आया है, उसमें उन्होंने रियासती इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को कहा है कि आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। सियासी जमातें एक्शन थोड़ी ले सकती हैं उसामा। कोई सियासी जमात पुलिस फोर्स थोड़ी होती है, कोई सियासी जमात इंटेलिजेंस इदारा थोड़ी होता है, सियासी जमात फौज थोड़ी है। इदारों ने काम करना है, रियासती इदारों ने काम करना है। और जब तक रियासती इदारे देखें, ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जिन तवातुर के साथ कराची में भी थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है, अगर ये वाकयात की रोकथाम न हुई, अगर कोई डिटरेंस, कोई मिसाल आपने कायम न की एक्शन करके, तो फिर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान एनआरकी की तरफ चला जाएगा। लोग अपना हक की दिफा खुद इस्तेमाल करेंगे। उस सूरत हाल तक जाने से पहले खुदारा पाकिस्तान को बचा लें। छोड़ें एमक्यूएम को, छोड़ें पीपल्स पार्टी को, छोड़ें हुकूमत अपोजिशन को। इस बात को आज छोड़ दें। आज ये लेकिन रजा साहब, अगर हुकूमत में रहकर, सुन लीजिए, हुकूमत में रहकर आप दबाव नहीं डाल सके, ये सब कुछ नहीं हो सका, तो अपोजिशन में रहकर किस तरह हो जाएगा? तो आइंदा कभी होना भी नहीं चाहिए। कोई ना करे। आज भी हम बैठकर एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, एएनपी यही बातें करते रहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब गुफ्तगू होगी। मैं उन शोहदा के लिए, मैं आने वाले वक्तों में दहशतगर्दी के लिए मैं चाहता हूं, मेरी जमात की ख्वाहिश है कि अफवाज पाकिस्तान खुलकर, जो कि नॉन टेररिस्ट हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि पुलिस का क्या काम है। पुलिस जो है वो लोकल क्राइम्स के लिए होती है, पुलिस जो है वो कम्युनिटी क्राइम के लिए बनाई जाती है। पुलिस टेररिज्म से मुकाबले के लिए नहीं बना दी जाती। टेररिज्म से मुकाबले के लिए कौमी सतह पर अल्ताफ हुसैन भाई अरसे से कह रहे हैं कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी और फोर्स बनाई जाए। और फिर वो फोर्स और अफवाज पाकिस्तान और दीगर जो एफसी का इदारा है, एफसी की फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, पुलिस के तमाम इदारे मिलकर जब तक एक भरपूर, मजबूत और हतमी कार्रवाई नहीं करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, और इनको वो सियासी जमातों को रहनुमा, खुदा के वास्ते मैं इनके आगे हाथ जोड़ता हूं कि वो सियासी जमातों को रहनुमा जो इनकी नाम नेहाद लफ्फाजी करके मजम्मत करते हैं और इनके एक्ट्स को ग्लोरीफाई करते हैं, इनके दहशतगर्दी के वाकयात को तरह तरह की जस्टिफिकेशन बनाकर उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, वो खुदा के वास्ते, पाकिस्तान के वास्ते ये करना आप छोड़ दें। कराची में भी हमने देखा है 5 साल में 6000 लोग मारे गए, टारगेट किलिंग का निशाना बने। वहां पर क्या किरदार हो सकता है? हम सानिया कोयटा की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन मसला तो हमें पूरे पाकिस्तान में ही नजर आता है। दहशतगर्दी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि कराची में भी, कराची में बिल्कुल है, लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता कि दहशतगर्दी हो जाए, मासूम शहरी शहीद हो, मासूम शहरी को कत्ल करो और वहां पे कोई अवामी नुमाइंदा ना पहुंचे, वहां कोई हुकूमत ना पहुंचे, वहां नुमाइंदे ना पहुंचे, वहां सियासी जमातें ना पहुंचे, वहां इनके अपना रोल ना अदा करे, लवाहिकीन के साथ जाकर उनके सर पर हाथ ना रखे, उनका गम ना बांटे।
कोयटा में तो कोई पूछने नहीं जा रहा। ये दूसरा वाकया हो गया। 80 अफराद एक वक्त में लुकमा अजल बना दिए गए, दहशतगर्दी का निशाना बना दिए गए। वहां हुकूमती नुमाइंदे मसीहा का किरदार अदा करने नहीं आ रहे। उन लोगों की दाद रसी के लिए कोई नहीं आ रहा। उन लोगों से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के हाथ से बात निकल चुकी है? कहीं हुकूमत के हाथ से बात तो नहीं निकल गई? इसामा प्लीज एक बात जरा जहन में रखें। देखें, जहां इतने बड़े दहशतगर्दी के वाकये की बात हो रही हो, उसकी कॉनोटेशन को प्लीज कायम रखा करें। इस दहशतगर्दी के अंदर मुल्क में जहां कहीं हो रही, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ कोयटा में एक्शन करें। जहां जहां ये दहशतगर्द मौजूद हैं, वक्त आ गया। मैंने तो हाथ जोड़ के कहा कि पाकिस्तान को बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें। अभी सानिया कोयटा की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर आप कह रहे हैं कि कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा। वहां पर धरने में जो शरीक थे रहनुमा, उनसे भी उन्होंने बात की, उन्होंने भी बात दोहराई। तो क्या ये नहीं कि हुकूमत के इख्तियार में शायद इतना कुछ नहीं रहा? पहले उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया, अब वो सोच रहे हैं हम इससे ज्यादा क्या करें, मुज़ाकरात में जो कुछ कहा जाएगा हम उस पर अमल किस तरह करें? हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें अगर नहीं कर सकते, अगर दाद रसी भी नहीं कर सकते। देखिए, वीकनेस तो नजर आ गई, कमजोरी तो नजर आ गई कि आपकी कमजोरी है दहशतगर्दों के सामने। लेकिन इस दाद रसी से कौन रोक रहा था? उन मजलूमीन के, लवाइकीन के साथ जाकर उनके गम बांटने से कौन रोक रहा है? अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें। आपके ख्याल में अभी हल क्या है? पहले तो सानिया हुआ, गवर्नर राज लग गया, अब क्या किया जा सकता है? मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, उसमें अफवाज पाकिस्तान, एफसी का तमाम इदारे, पुलिस फोर्स हो, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी बाकायदा कानूनी आईनी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हर शहरी की जान और माल, इज्जत और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराना, उनकी ड्यूटी है कि वो उस पर कंट्रोल पाएं और ऐसे मिसालें कायम करें कि उसके बाद किसी दहशतगर्द को ये हिम्मत ना हो कि वैसी कार्रवाई कर सके। और पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातें मुत्तफिक होकर जी अपने रियासती इदारों के पीछे खड़े हो जाएं कि हम आपको आपके एक्शन में कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। हम इस मौके पर अपनी मुनाफिकाना बयानात और मुनाफिकाना तर्ज अमल को, सियासी तर्ज अमल को बिल्कुल एक तरफ रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रजा हारून, मुत्तहिदा कौमों के रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों की दाद रसी नहीं हो सकती तो फिर हुकूमत छोड़ दी जाए। ये बच्ची जिसकी आह हम आपको सुनवा रहे हैं, अगर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता तो फिर रजा हारून साहब वाकई सही कह रहे हैं, हुकूमत करने का कोई हक नहीं। कर गए थे, वो शहीद हो गए, मैं कहाँ से बोलूं अपने बाप। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।